सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये है हमारा पोस्ट कॉलोनियलिज्म का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। उसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज को। ओके, तो अभी इस वीडियो में मैं बात करूंगा पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी को लेके। ओके, तो मैं फिर से बोल देता हूँ दोस्तों, मैं ये जो टॉप कंटेंट ले रहा हूँ ये मैं टाइसन के बुक से ले रहा हूँ। आप चाहे तो वही से डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं जो कि काफी डिटेल में है। ओके, अभी देखो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी। ठीक है, अभी देखो मैं आपको समझाऊंगा, आप बहुत अच्छे से समझोगे। देखो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है ना जहां पे ब्रिटेन रूल करते थे पहले, लेकिन उस कंट्रीज के लोग अभी भी इंग्लिश में बातें करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश यूज होता है स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज में, और गवर्नमेंट का वर्क भी इंग्लिश में होता है, जैसे कि हमारा देश। ओके, इवन दो चाहे हम अपने घर में अपना नेटिव लैंग्वेज में बात करें, जैसे कि मेरा है बंगाली, किसी का हिंदी, किसी का कुछ हो सकता है, तो लेकिन फिर भी पब्लिक या ऑफिशियल लाइफ में इंग्लिश ही यूज होता है, जैसे कि हमारा देश फिर से। ठीक है, ये दिखाता है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इन सब कल्चर्स में। ठीक है दोस्तों, भले ही कॉलोनियल रूल खत्म हो गया, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस था ना दोस्तों, वो अभी भी कॉलोनाइजर्स के अंदर है, सॉरी अभी भी कॉलोनाइज्ड के अंदर है, स्पेशली इन लैंग्वेज एंड एजुकेशन। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, द स्ट्रगल बिटवीन टू कल्चर्स। देखो दोस्तों, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स ना कभी कभी ये स्टडी करता है कि ये जो कॉलोनिस्ट है, हम्म, ये कॉलोनिस्ट ये दो कल्चर का मिक्स से कैसे डील करता है। ठीक है, दो कल्चर क्या है, नेटिव कल्चर जो हमारा कल्चर पहले था ब्रिटिश के आने से पहले, जिसे कहा जाता है प्री कॉलोनियल कल्चर, और जो ब्रिटिश कल्चर है जो हम पर लागू कर दिया गया था, हम पर फोर्स किया गया था। ठीक है, ये दो कल्चर मिक्स हो गया है हमारी जिंदगी में अभी। ठीक है दोस्तों, और इससे क्या होता है, इससे एक डायनेमिक साइकोलॉजिकल एंड सोशल इंटरप्ले होता है। लोगों का जो माइंड है, पीपल लोगों का माइंड और सोशल आइडेंटिटी, ये शेप हो चुका है बाय द मिक्सचर ऑफ द टू कल्चर। ओके, आप समझ गए होंगे इस लाइन से। तो हमारे अंदर एक ब्लेंड हो चुका है, लेकिन एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट भी है। ठीक है, किस बात पे, कोलोनाइजर के कल्चर में और हमारा अपना कल्चर में, जैसे हमारा इंडियन कल्चर और कोलोनाइजर का फॉरेन कल्चर। तो हमारे माइंड में, हमारे सोशल अपब्रिंगिंग में, सब कुछ में एक काइंड ऑफ ब्लेंड हो चुका है। ठीक है, और कहते हैं क्रिटिक्स कि ये जो कल्चर है ना, ये इतना ज्यादा इंटरट्विन्ड हो चुका है कि ये बहुत हार्ड है कि हम उसे उतना इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स है ना दोस्तों, वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा डीपली घुस चुका है। कैसे? गवर्नमेंट के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, कल्चरल वैल्यूज के थ्रू, और एवरीडे लाइफ में भी घुस चुका है। ठीक है, ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस था ना दोस्तों, वो बस एक्सटर्नल नहीं था, वो उसमें भी घुस गया। हम कैसे सोचते हैं, हम क्या वैल्यू करते हैं, और हम कैसे जीते हैं, ये सब अब ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में आ चुका है दोस्तों। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, डिड डीकोलोनाइजेशन रियली फ्री द कॉलोनाइज्ड। देखो दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश सोल्जर एंड गवर्नमेंट तो चले गए, लेकिन उनका जो इफेक्ट, कॉलोनाइजेशन का जो इफेक्ट था, वो रह गया। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ना दोस्तों, इसे कहते हैं कल्चरल कॉलोनाइजेशन। ठीक है, जहां पे हम अभी भी देखो दोस्तों, ब्रिटिश स्टाइल गवर्नमेंट सिस्टम फॉलो करते हैं, ब्रिटिश स्टाइल एजुकेशन फॉलो करते हैं, ब्रिटिश वैल्यूज एंड कल्चर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, आप आप अगर अपने आसपास एग्जाम्पल देखो तो आपको मिल जाएगा। आपका घर ब्रिटिश स्टाइल में बना हुआ है, आप जो पढ़ाई करते हैं, आप जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं, मैं भी जो एजुकेशन पढ़ रहा हूँ, वो ब्रिटिश स्टाइल एजुकेशन है, और हमारा वैल्यू एंड कल्चर भी ब्रिटिश स्टाइल ही है। ठीक है, और इन सब आइडियाज ने ना दोस्तों हमारे अपने कल्चर को, ठीक है, मतलब इन सब आइडियाज की वजह से ब्रिटिश ने हमें पता है कैसा फील कराया,
कि हमारा जो अपना कल्चर है वो लो है, शेमफुल है, बैकवर्ड है। इवन कि हमारा फिजिकल अपीयरेंस को भी नीची मतलब झुकी नजर से देखा जाता है कि ये तो काले लोग हैं, दीज आर ब्राउन स्किन्ड पीपल। ओके, तो इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे ना एक बहुत लंबा साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ। लोग पीपल बिगेन टू डिसलाइक देयर ओन ट्रेडिशन। लोग अपने खुद के ट्रेडिशन को ही डिसलाइक करने लगे, इंफीरियर फील करने लगे, और मतलब अपने आप को कट ऑफ करने लगे अपने खुद के हिस्ट्री और कल्चर से। ठीक है, और मतलब ज्यादातर हमारा जो प्री कॉलोनियल कल्चर था, मतलब कॉलोनाइजेशन के पहले जो कल्चर था वो खो गया, क्योंकि वो बैन हो चुका था, इग्नोर हो चुका था, और उसको नीची नजर से देखता था दोस्तों। ठीक है, तो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ये मतलब कल्चरल आइडेंटिटी के थ्रू पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में हम ये पढ़ते हैं, हु एम आई, व्हाट इज माय कल्चर, एम आई ब्रिटिश, इंडियन, अफ्रीकन, कैरिबियन या और कुछ। ओके, एंड हाउ डू आई कनेक्ट विद अ कल्चर दैट वाज नियरली इरेज्ड। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर होता है दोस्तों। जहां पे अगर आप कोई भी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पढ़ो तो आपको ये चीज मिलेगा, जैसे कंफ्यूजन, पेन, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फिर द सर्च फॉर रूट्स एंड आइडेंटिटी, ये सब आपको मिलेगा। ओके, अभी तक आप समझ गए होंगे दोस्तों। ओके, तो हमें अभी नेक्स्ट क्या समझने का जरूरत है। देखो, अगर लाइक अगर हमको पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी को अच्छी तरह समझना है, तो हमें ना इस कॉलोनियलिज्म का आइडियोलॉजी भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, जो ब्रिटिशर्स थे, जो कॉलोनाइजर्स थे, वो भी तो कुछ आइडियाज मानते थे ना दोस्तों। ऐसे ही तो वो किसी को खून मतलब कंट्रोल करने नहीं आएंगे, उनके अंदर भी कुछ बिलीफ था। ठीक है, तो ये जो पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी है ना, हमारा पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, ये ना कई तरीकों से उन ब्रिटिश आइडियाज का रिएक्शन है। ओके, जो आइडियाज लेके ब्रिटिश हम पे कब हमने कब्जा किया था, हमारा जो अभी आइडेंटिटी बन चुका है, वो उन आइडियाज का एक रिस्पॉन्स है। क्या मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पा रहा हूं दोस्तों? कमेंट्स में बताना। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कोलोनियलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है। ओके, तो मतलब कभी कभी इसे कोलोनियलिस्ट डिस्कोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अभी कोलोनियलिस्ट आइडियोलॉजी मतलब एक एक बिलीफ है, हाँ, जिससे कि कॉलोनाइजर जस्टिफाई करते हैं कि वो दूसरों के जमीन में क्यों कब्जा कर रहे हैं। अभी देखो दोस्तों, पहला चीज, कॉलोनाइजर्स ना बिलीव करते थे अपने खुद के सुपीरियरिटी पे। मतलब उन्होंने एज्यूम कर लिया था कि उनका जो मतलब मतलब वो उन्होंने खुद से एज्यूम कर लिया था कि वो सुपीरियर है नेटिव लोगों से, यानी इंडिजिनियस लोगों से वो सुपीरियर है। ठीक है, वो क्या करता था, वो मतलब जो ओरिजिनल नेटिव लोग थे जगहों के, वो उन लोगों को अपने साथ कंपेयर करते थे। ओके, और फिर क्या पाते थे कि जो अलग लोग हैं, जो मतलब अलग लोग हैं, जो नेटिव्स है, जो इनहेबिटेंट्स है, वो लेस सिविलाइज्ड है, लेस इंटेलिजेंट है, लेस डेवलप्ड। ठीक है, और कॉलोनाइजर्स मानते थे कि उनका अपना एंग्लो यूरोपियन कल्चर ज्यादा सिविलाइज्ड है, सोफिस्टिकेटेड है, एंड मेट्रोपॉलिटन है। हम्म, और नेटिव लोगों को उन्होंने लेबल किया था, कैसे लेबल किया था? सैवेज, बैकवर्ड एंड अनसिविलाइज्ड। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, कोलोनाइजर्स के पास में दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी था। ठीक है, जैसे कि वेपन्स, मशीन एक्सेट्रा, और इसकी वजह से ना दोस्तों उन्होंने मान लिया था कि उनका कल्चर भी सुपीरियर है। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, वो लोग दूसरों का रिलीजन को डिस्ट्रॉय करते थे या फिर इग्नोर करते थे, दूसरों का सोशल कस्टम्स, सोशल सिस्टम्स, इन सबको डिस्ट्रॉय करते थे। वो बेसिकली ये मानते थे, आवर वे इज द बेस्ट, योर्स इज रॉन्ग, यूजलेस और अनइम्पोर्टेंट। ओके, समझ गए दोस्तों? अभी देखो, कोलोनाइजर्स ना दोस्तों अपने आप को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं, यानी अपने आप को वो मेन कैरेक्टर मानते हैं।
और जो कोलोनाइज लोग हैं उनको मार्जिन में ढकलते हैं, जैसे कि वो अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब देखो उनके हिसाब से ना, मतलब ह्यूमैनिटी का दो वर्जन था। ठीक है, और वो अपने आप को आइडियल वर्जन मानते थे, जो कि है सेल्फ। मतलब कोलोनाइजर्स अपने आप को सेल्फ मानते थे और नेटिव लोगों को अदर मानते थे दोस्तों। यानी अदर मतलब इंफीरियर या फिर लेस देन ह्यूमन, मतलब वो अपने आप को ह्यूमन मानते थे। अब क्योंकि वो सुपीरियर है, तुम तो इंफीरियर हो ना, तो वो तुम्हें मानेंगे लेस देन ह्यूमन। ओके, तो वो दूसरों को क्या मानते थे दोस्तों? अदर। और इसी से आता है एक कॉन्सेप्ट, एक टर्म जो कि है अदरिंग। ठीक है, अब देखो, अब अदरिंग कहा किसे कहा जाता है? अदरिंग उस एक्ट को कहा जाता है जहां पे दूसरे लोगों को लेस ह्यूमंस और लेस वैल्यूएबल देखा जाता है। ठीक है, तो वो कैसे डिवाइड करता है? डिवाइड करता है अस, जो कि है सेल्फ यानी सिविलाइज कॉलोनाइजर्स, और आता है देम, द अदर्स, जो कि हम है, द सैवेजेस। हमें सैवेजेस कहा जाता है दोस्तों। देखो, अदर को जो जैसे देखते थे, अदर मतलब हमें जैसे देखते थे, हमें ना वो दो तरह का नजरिए से देखते थे। पहला है डेमोनिक अदर, मतलब हमें डेमोनिक अदर कहा किसे कहा जाता है? जैसे कि इविल, डेंजरस एंड स्केरी। जैसे कि अगर आपने जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ा होगा, तो उसमें आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। हाँ, और फिर एक्सोटिक अदर, जहां पे मतलब सोचो, हमें, मतलब हमें नहीं एक्चुअली, मतलब नेटिव लोगों को एडमायर किया जाता था कि ये तो मतलब आई मीन सुंदर है, नेचुरल है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी ह्यूमन से कम माना जाता था। ओके, तो यानी कि चाहे तुम्हें डेमोनिक अदर के कैटेगरी में रखे या एक्सोटिक अदर के कैटेगरी में रखे, तुम फिर भी कोलोनाइजर्स से कम हो। ओके, तो ये था पहला टर्म जो कि है अदरिंग। अभी एक और टर्म आता है जो कि है यूरोसेंट्रिज्म। ओके, अभी यूरोसेंट्रिज्म क्या है? यूरोसेंट्रिज्म मतलब यूरोप का जो कल्चर है उसे मेन स्टैंडर्ड देखा जाता था, और उसी को स्टैंडर्ड रखते हुए दूसरे कल्चर को जज किया जाता था। ठीक है, एवरीथिंग जो भी इस दुनिया में नॉन यूरोपियन था उसको यूरोप के साथ कंपेयर किया जाता था, और यूजुअली उसको लेसर देखा जाता था कि यूरोप से तो कम ही है। ठीक है, अभी हम यूरोसेंट्रिज्म को लिटरेचर में एडॉप्ट करेंगे। ओके, तो फिर आता है एक टर्म यूनिवर्सल। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ। बहुत टाइम तक था, बहुत टाइम तक दोस्तों, यूरोपियन जो स्कॉलर्स थे, वो बोलते थे कि कोई एक बुक तभी ग्रेट हो सकता है या फिर तभी यूनिवर्सल हो सकता है जब वो यूरोप को सेंट्रल दिखाएगा। ठीक है, मतलब अगर, मतलब उनके नजरिए से अगर कोई बुक में यूरोप सेंटर है, हाँ, तभी दूसरे लोग उस बुक के साथ रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, और इससे क्या होता था दोस्तों? इससे क्या होता था? इससे नॉन यूरोपियन स्टोरीज को एक्सक्लूड कर दिया जाता था, मतलब बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, और कल्चर एंड वैल्यूज को बाहर निकाल दिया जाता था जो यूरोपियन आइडियल्स से मैच नहीं होता था दोस्तों। दोस्तों आप कह सकते हो कि ये जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सलिटी है ना, वो एक्चुअली बायस था। किसकी तरफ बायस था? यूरोसेंट्रिक स्टैंडर्ड की तरफ बायस था। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आता है जो कि है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वर्ल्ड। ठीक है, देखो ये जो कैटेगराइजेशन है ना दोस्तों, ये एक यूरोसेंट्रिक व्यू है। मतलब हम यूरोपियन के नजरिए से ग्लोब को देखेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट वर्ल्ड किसे कहा जाता है दोस्तों? फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है ब्रिटेन, यूरोप, यूएसए, मतलब जो कि पैसे वाले देश है, यानी वेस्ट को कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड किसे कहा जाता है दोस्तों? सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता है जहां पे व्हाइट पॉपुलेशन, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और बाकी और देश। ठीक है, मतलब ये देश, मतलब जो मतलब डेवलप देश है, और मतलब जो वेस्टर्न पावर से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, उन वर्ल्ड को कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड। फिर आता है हमारा थर्ड वर्ल्ड, जैसे कि इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया, जो कि डेवलपिंग नेशंस है, और यूजुअली मतलब जो नॉन व्हाइट नेशंस है ना दोस्तों, उनको कहा जाता है। ठीक है, और फिर आता है
फोर्थ वर्ल्ड। फोर्थ वर्ल्ड मतलब इंडिजिनस पीपल रूल्ड बाय मेजोरिटी कल्चर। मतलब देखो, किसी किसी देश में आपने देखा होगा, अ, कभी मतलब एक देश का छोटा सा पार्ट में कोई अलग ग्रुप रहता है, उनको कहा जाता है फोर्थ वर्ल्ड। ठीक है, ये देखो, जैसे ऑफन ऑप्रेस्ड माइनॉरिटीज इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, जैसे कि आप कह सकते हो अफ्रीकन राइटर्स इन अमेरिका। ठीक है, तो लेकिन देखो ये जो कैटेगराइजेशन है ना दोस्तों, इसमें दिक्कत कब आता है? इसमें दिक्कत इसलिए आता है क्योंकि मतलब ये जो कैटेगराइजेशन है, ये तभी सेंस बनाएगा अगर अगर आप हिस्ट्री को यूरोप से शुरू करोगे। ठीक है, यानी कि अगर आप यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट को वर्ल्ड हिस्ट्री का सेंटर मानोगे, तभी ये सब माना जाएगा, तभी ये वैलिड होगा। ठीक है, लेकिन इस नजरिए से ना दोस्तों, आप जो इससे भी पुराना सिविलाइजेशन है उनको इग्नोर कर रहे हो, जैसे कि अफ्रीका सिविलाइजेशन, इजिप्ट, ग्रीस का सिविलाइजेशन तो बहुत पुराना है, और इनफैक्ट हमारा इंडियन सिविलाइजेशन भी दोस्तों बहुत पुराना है। ठीक है, और इस कैटेगराइजेशन दोस्तों वर्ल्ड को ना मतलब ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है जैसे कि मतलब किस देश ने किसको कॉन्क्वर किया। ठीक है, जो कि गलत है। इनफैक्ट कैटेगराइजेशन इस बेसिस पे होना चाहिए कि किसका हिस्ट्री और कल्चर ज्यादा है। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, एक और टर्म आता है जो कि है ओरिएंटलिज्म। ठीक है, अभी ओरिएंटलिज्म क्या है? ओरिएंटलिज्म एक यूरोसेंट्रिज्म का ही एक स्पेशल फॉर्म है। ओके, देखो, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारे एडवर्ड सेड ने। किसने दोस्तों? एडवर्ड सेड ने। ओके, अभी देखो, ये क्या है? ये एक टेक्निक है। ओरिएंटलिज्म एक टेक्निक है जो कि वेस्टर्न नेशन यूज करते थे। कौन से वेस्टर्न नेशन? जैसे कि यूरोप, ब्रिटेन या अमेरिका। ठीक है, और इसका यूज करके क्या करते थे? इसका यूज करके ना वो अपने आप को सुपीरियर दिखाते थे। कैसे? ईस्टर्न नेशंस को नेगेटिव दिखा के, जैसे कि एशियन कंट्रीज या मिडिल ईस्ट कंट्रीज को वो लोग नेगेटिव दिखाते थे। ठीक है, तो वेस्ट ईस्टर्न कंट्रीज के जो लोग हैं उनको पता है कैसे दिखाते थे? उनको दिखाते थे क्रूअल, डिसऑनेस्ट, कनिंग, सेक्सुअली इमोरल, स्नीकी एंड इविल। ठीक है, तो इससे मतलब वेस्टर्न सोसाइटीज में एक एक काइंड ऑफ कह सकते हो एक आइडियोलॉजी आया। कैसे आया? वी आर नॉट लाइक देम। मतलब वी यूरोपियंस आर नॉट लाइक देम। देम मतलब यूरोप, सॉरी, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज या एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो वो कहते थे वी आर काइंड, ऑनेस्ट, अपराइट एंड मोरल। ठीक है, और इस नजरिए से दोस्तों क्या करते थे वो लोग? ईस्ट को बुरा दिखाते थे ताकि वेस्ट अपने आप के बारे में अच्छा फील कर सके। देखो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको एक समझ में आएगा। ठीक है, आपने वो नोवेल पढ़ा है फ्रैंकिस्टाइन? बहुत ही अच्छा नोवेल है, मैरी शेली ने लिखा है, 1818 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, उस कहानी में ना दोस्तों एक बहुत ही क्रूअल, डिसऑनेस्ट अरब मर्चेंट दिखाया जाता है, अरेबियन मर्चेंट, जिसको कि जेल से बचाता है एक यूरोपियन जिसका नाम था डी लेसी। हाँ, लेकिन जो मर्चेंट था, अरेबियन मर्चेंट, वो उस यूरोपियन को धोखा दे देता है। समझ गए दोस्तों? अभी देखो दोस्तों, ये तो कोई रियल स्टोरी है नहीं, ये है फिक्शनल स्टोरी। तो इसको ऐसे क्यों लिखा? इसको यहाँ पे एक मतलब अरेबियन को ही गलत क्यों दिखा? वहां पे तो वो एक यूरोपियन को भी रख सकता था। ठीक है, तो ये बस एक एग्जाम्पल है ये दिखाने के लिए कि जो ईस्टर्न कैरेक्टर्स है ना दोस्तों, उनको ना इविल दिखाया जाता था, लेकिन वेस्टर्न कैरेक्टर्स को अच्छा या नोबल दिखाया जाता था। ओके, आप समझ गए? तो इससे क्या हुआ? इससे ना वेस्ट, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, वो कोलोनाइजेशन या फिर मिलिट्री एग्रेशन, इन सबको जस्टिफाई करते थे। वो कहते थे "हाँ, हम जो डेंजरस और इमोरल लोग हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और रूल कर रहे हैं ताकि हम अच्छा ही ला पाए दुनिया में। ठीक है, भले ही ये एक फॉल्स इमेज था दोस्तों, लेकिन फिर भी तब इसको माना जाता था। अभी देखो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आइडियोलॉजी स्प्रेड कैसे हुआ? ठीक है, ये जो कॉलोनियलिस्ट आइडियोलॉजी था ना दोस्तों, ये झूठी बातों के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, और ये पता है कहाँ पे स्प्रेड हुआ? ये स्प्रेड हुआ ब्रिटिश कॉलोनियल स्कूल में।
अब देखो दोस्तों, ब्रिटिश कॉलोनियल स्कूल इंडिया में भी बहुत बनाया गया था दोस्तों, स्पेशली 1835 के बाद। सॉरी, आई मीन जब मैकुलर ने जब मिनट को इंट्रोड्यूस किया उसके बाद स्पेशली, उससे पहले भी होता था ऑब्वियसली। तो देखो, ये स्कूल बनाया जाता था कॉलोनीज में। किन कॉलोनीज में? इंडियन, अफ्रीकन और अलग अलग कॉलोनीज में भी। ठीक है। इनका मोटिव क्या था, इनका गोल क्या था? इनका गोल था लोकल लोगों को ब्रिटिश कल्चर एंड वैल्यूज के बारे में सिखाना। और जैसे ही इन मतलब इन लोगों को ब्रिटिश कल्चर एंड वैल्यूज के बारे में सिखाते, तो वो लोग क्या मानने लग गए? वो लोग मानने लग गए कि जो ब्रिटिश है दोस्तों, ब्रिटिश कल्चर या ब्रिटिशर्स खुद, ये सुपीरियर है। ठीक है। और अगर आप जान रहे हो कि कोई सुपीरियर है, तो आप उसके खिलाफ कभी रेबल करोगे ही नहीं। ठीक है। तो बहुत जनरेशन में दोस्तों ये सिस्टम ऐसे ही काम करता गया। ठीक है। बहुत लोग मानते गए ब्रिटिश सुपीरियरिटी पे। ठीक है। और अपने आप को इंफीरियर मानते गए दोस्तों। और इन लोगों को कहा जाता था कॉलोनियल सब्जेक्ट। ठीक है। क्योंकि ये लोग कॉलोनियल पावर के खिलाफ लड़ते नहीं थे। इनफैक्ट उनको मेंटली ट्रेन किया गया था कि तुम एडमायर करो कॉलोनियल, मतलब कॉलोनियलिज्म को, और इमिटेट करो। भी देखो दोस्तों, एक नया वर्ड आ गया फिर से, इमिटेट। तो अभी इमिटेशन के बारे में सबसे बात करते हैं। ठीक है। मिमिक्री कह सकते हो आप उसे। तो देखो दोस्तों, इन सब का रिजल्ट क्या हुआ? सबसे पहले जो कॉलोनाइज लोग थे ना दोस्तों, वो कॉलोनाइजर्स को कॉपी करने लग गए। ठीक है। किन किन सेंस पे कॉपी करने लग गए? ड्रेसेस में कॉपी करने लग गए, स्पीचेस में कॉपी करने लग गए, बिहेवियर और लाइफस्टाइल में। एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, आपने अगर कोई भी इंडियन नोवेल पढ़ा या इंडियन बुक पढ़ा, जो कि कह सकते हो ब्रिटिश के टाइम पे बेस्ड है, ओके, तो आप देखो कि वहां पे कोई ना कोई बच्चा होता है या कोई ना कोई कैरेक्टर होता है जो कि ब्रिटिश की तरह बनना चाहता है ताकि उसको इज्जत मिले। और इनफैक्ट अब भी दोस्तों, अब भी हम ब्रिटिश के दिए गए स्टाइल को ही फॉलो करते हैं। हम बातें करते हुए भी ब्रिटिश एक्सेंट यूज करते हैं। हमारा बिहेवियर भी बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। जब हम अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम चम्मच से खाना खाते हैं। ठीक है। और इनफैक्ट हमने हमारा लाइफस्टाइल को भी ब्रिटिशर्स की तरह बना लिया है दोस्तों, और हम इससे प्राउड फील करते हैं। लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते कि हमारे अंदर इसको घुसा दिया गया है। ठीक है। तो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स जो है ना, इस हैबिट को, इस इमिटेशन को मिमिक्री कहते हैं। ठीक है। और ये दो चीज दिखाते हैं क्या? पहला है, हम जो कॉलोनाइज्ड पर्सन है दोस्तों, कॉलोनाइज्ड पर्सन, हमारे अंदर एक डिजायर है कि हमें ब्रिटिश एक्सेप्ट करे। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हो आप? बहुत ही वियर्ड चीज है ना दोस्तों, कि हम कॉलोनाइज्ड है, हम दबे हुए हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि प्लीज ब्रिटिश हमें एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। और एक चीज है दोस्तों, और एक चीज है कि जो कॉलोनाइज पर्सन है दोस्तों, कॉलोनाइज पर्सन, वो ना कभी कभी शर्म फील करता है अपने कल्चर को लेकर। क्यों? क्योंकि उसको सिखाया गया है कि उसका अपना कल्चर इंफीरियर है। ओके दोस्तों, समझ गए? थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, आई नो, बट क्या कर सकते हो दोस्तों, डिटेल में समझा रहा हूं मैं आपको। ओके। जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स है दोस्तों, वो बहुत कहते हैं, क्या कहते हैं, कि जो सब्जेक्ट्स है, यानी जो लोग ब्रिटिश के खिलाफ रेबेल नहीं करते, उनके अंदर ना डबल कॉन्शियसनेस होता है, यानी डबल विजन होता है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये ना दो कल्चर के बीच में ना एकदम अटक गए हैं। कौन सा कल्चर? एक है कोलोनाइजर का कल्चर जो कि ब्रिटिश या वेस्टर्न कल्चर है, और दूसरा है उनका अपना इंडिजिनस कल्चर जो कि लोकल है और ट्रेडिशनल है। ठीक है। इसकी वजह से ना दोस्तों क्या हुआ, इस दुनिया में या उनके मतलब उनके नजरिए में एक कंफ्यूजन आ गया। इनफैक्ट उनके अंदर भी, खुद में भी एक कंफ्यूजन आ गया। ठीक है। एक अनस्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ आया। ठीक है। एक आइडेंटिटी क्राइसिस आया उनके बीच। ओके दोस्तों, यहां तक आपने समझ लिया? तो ओके, तो अब एक मैं नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करता हूं दोस्तों, इसका नाम है अनहोमलीनेस। ठीक है। ओके। देखो दोस्तों, कोलोनियलिज्म में ना दोस्तों, कुछ लोगों को ना फोर्स किया जाता था कि तुम गांव छोड़ो, शहर जाओ और नौकरी ढूंढो। ठीक है। कुछ लोगों को मतलब नौकर बना के भी लेके जाता था, या फिर स्लेव बना के भी लेके जाते थे, और उनको दूसरी जगहों पे या दूसरे देशों पे रख देते थे, ज्यादातर दूसरे देशों पे। ठीक है। और जिसको कहा जाता है
डायस्पोरा, आपने कभी पढ़ा होगा दोस्तों डायस्पोरिक लिटरेचर, ठीक है? मतलब जो लोग, जो इंडियंस या नेटिव लोगों को बाहर के देशों में भेजा गया है दोस्तों, उनको कहा जाता है डायस्पोरा, जिनको अपने ओरिजिनल होमलैंड से दूर किया गया है। ठीक है दोस्तों? तो ये जो सेपरेशन है ना दोस्तों, इसको कहा जाता है अनहोमलीनेस। और इस टर्म को एक्सप्लेन किया गया है, एक बहुत ही अच्छा थिंकर है, इंडियन थिंकर है, होमी भाभा नाम है उसका। उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसका मतलब ये नहीं है होमलेस, कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा कोई घर नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम एक ऐसे घर में रहते हो जहां पे तुम घर फील नहीं करते। ठीक है? इनफैक्ट तुम अपने स्किन में भी फील नहीं करते कि तुम ये खुद हो। ठीक है? तुम इनफैक्ट अपने आप को लेके कंफ्यूज फील करते हो कि तुम, क्योंकि क्योंकि तुम अपने कल्चर से कनेक्टेड नहीं हो दोस्तों। ओके? हम, मतलब कुछ लोग ना, मतलब ये जो डायस्पोरिक लोग है, ये जो हम अनहोमलीनेस का कॉन्सेप्ट है, इससे क्या होता है दोस्तों, हमेशा ना एक स्टेट ऑफ इनर एग्जाइल रहता है दिमाग में। जैसे कि तुम अपने दिमाग में ही एक रिफ्यूजी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों? समझ गए? तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो दोस्तों, ये जो ऑनगोइंग, कुछ ऑनगोइंग इफेक्ट्स है कोलोनियलिज्म का, ठीक है दोस्तों? जैसे कि हमारा डबल कॉन्शियसनेस और अनहोमलीनेस, जो कि अभी भी लोगों के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये दो चीज। ओके? अभी देखो, जो डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज में जो लोग हैं ना दोस्तों, जैसे कि हमारा कंट्री इंडिया में, तो उन लोगों का ना दो मेन काम होता है। पहला काम, रिजेक्ट द कॉलोनियलिस्ट आइडियोलॉजी। मतलब जो कॉलोनियलिस्ट जो आइडियोलॉजी था ना दोस्तों, कि तुम्हारा कल्चर छोटा है, तुम गरीब हो, उनको तुम्हें रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है? और रिक्लेम देयर प्री कॉलोनियल पास्ट, मतलब तुम्हारा जो प्रीवियस ग्लोरी है, तुम्हें उन ग्लोरी को वापस लाना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन ये जो चीज है ना दोस्तों, ये बहुत हार्ड है। ठीक है? और पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स भी यही पढ़ते हैं। ओके? तो सबसे पहला चीज जिसके बारे में वो लोग बात करते हैं, वो है लैंग्वेज। अभी देखो दोस्तों, लैंग्वेज ना बहुत ही एक मेजर इशू है। कैसे, मैं आपको बोलता हूँ। तो देखो, कुछ राइटर्स है जो नेटिव लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे एनगुगी व थ्योंग, सॉरी, एनगुगी या थ्योंग। आई मीन अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना दोस्तों। अब एक बार गूगल कर लेना इसका स्पेलिंग, एनगुगी व थ्योंग। ओके? तो वो, देखो, वो अपने नेटिव लैंग्वेज में लिखते हैं। और हाँ, और मतलब काइंड ऑफ अपना ओन कल्चर को इम्ब्रेस करते हैं। ठीक है? लेकिन देखो दोस्तों, नेटिव लैंग्वेज में लिखने का ना एक इशू है, बहुत ही मेजर इशू। देखो, जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है ना, तो वो बहुत ज्यादा इंग्लिश डोमिनेटेड है। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं, मुझे इंग्लिश में ही चाहिए, तुम इंग्लिश में लिख के तो तब जाके मैं पब्लिश करूंगा। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे ना इन राइटर्स को और ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, अपना काम खुद ट्रांसलेट करना पड़ता है या किसी और से ट्रांसलेट करवाना पड़ता है, तब जाके ये इंग्लिश में लिखा जाता है। अभी देखो दोस्तों, कुछ और राइटर्स भी थे जो इंग्लिश में लिखते थे, जैसे कि चिनुआ अचेबे। ठीक है? मतलब देखो दोस्तों, कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो कि अ, मतलब एक्स ब्रिटिश कॉलोनीज में रहते हैं, लेकिन नेटिव लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, और कुछ इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, जैसे चिनुआ अचेबे। तो चिनुआ अचेबे ना बोलता है, एक फेमस उसका डायलॉग है, आई हैव बीन गिवन द लैंग्वेज एंड आई इंटेंड टू यूज इट। ठीक है दोस्तों? अभी देखो, ऑल्सो मतलब एक चीज कहा जाता है कि इंग्लिश यूजफुल है क्योंकि मेनी कॉलोनीज, ठीक है, बहुत सारे कॉलोनीज का एक फॉर्मल लैंग्वेज है। ठीक है? एक फॉर्मल कॉमन लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश। ठीक है? क्योंकि देखो, कॉलोनीज में तो बहुत मल्टीपल अलग अलग लैंग्वेज होंगे, तो लोगों को कम्युनिकेशन करने में थोड़ा हार्ड होगा ना। इसलिए इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन जाता है। और क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज भी है, तो इससे हेल्प होता है कि कोई ग्लोबल पॉलिटिक्स में पार्ट ले या इकोनॉमिक्स में पार्ट ले। ठीक है? अभी देखो, ये जो मैंने आपको बोला, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो सबको अपना पास्ट, ये वाला चीज अपना पास्ट से रिक्लेम करना चाहिए, ताकि अपना प्राइड बचा सके। इसमें ना बहुत, मतलब कुछ मुश्किल है। मुश्किल क्या है, मच ऑफ द प्री कॉलोनियल कल्चर इज लॉस्ट। मतलब दोस्तों क्या है कि बहुत ज्यादा जो कल्चर था ना प्रीवियस के टाइम में, वो अभी खो चुका है। और कहा जाता है कि जो कल्चर है ना दोस्तों, वो कल्चर कभी वक्त में ना फ्रोजन नहीं रहता। ठीक है? कि आप उसको रख दो, वो वैसे ही रह जाएगा कल्चर।
कभी चेंज नहीं होगा, तो ये बात गलत है। ठीक है। तो पोस्ट कॉलोनियलिस्ट जो थ्योरी है ना, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज, वो बोलता है कि चाहे कॉलोनाइजेशन के बिना भी जो कल्चर है वो पहले जैसा था वो अभी वैसा नहीं रहता, क्योंकि कल्चर हमेशा इवॉल्व होता है। ठीक है। तो इसके बारे में बोलता है। तो और एक चीज बोलता है कि देखो दोस्तों, सिर्फ हमारा कल्चर ब्रिटिश से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, इनफैक्ट यूरोपियन कल्चर भी हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस हुआ। जैसे कि बात करते हैं एक फेमस वेस्टर्न वेस्टर्न आर्टिस्ट पिकासो के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे अफ्रीकन मास्क से। ओके, समझ गए दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो कि है हाइब्रिडिटी। अभी देखो दोस्तों, क्योंकि कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है ना बहुत ज्यादा मिक्स हो चुका है, तो जो पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी है जिसके बारे में ये पूरा वीडियो है, तो ये देखा जाता है कि ये जो आइडेंटिटी है ना दोस्तों, ये प्योरली नेटिव नहीं है या प्योरली कॉलोनियल भी नहीं है, लेकिन मतलब ये एक हाइब्रिड है, काइंड ऑफ नेटिव जो कल्चर था और जो कॉलोनियल जो कल्चर मतलब ब्रिटिश ने दिया हमें, उसका एक मिक्सचर है। ठीक है। तो जो पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है ना दोस्तों, वो इसको ना इस मतलब वो इस हाइब्रिडिटी को कोई प्रॉब्लम के तौर पे ही नहीं देखता। ठीक है। तो वो दिखता है कि ये एक्चुअली एक पॉजिटिव फोर्स है। ठीक है। क्योंकि देखो, जो आज का वर्ल्ड है ना दोस्तों, वो वैसे भी बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है और वो बहुत ज्यादा मतलब कल्चरली मिक्स हो रहा है इसकी वजह से, इस हाइब्रिडिटी की वजह से। ओके दोस्तों। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे मतलब जो फॉर्मर कॉलोनाइज पीपल थे, उनको लाइक अपना आइडेंटिटी का जो इतना लेयर है वो एक्सेप्ट कर पाते हैं उस चीज को, और फिर जो कल्चर का जो ब्लेंड हो रहा है उसको भी थोड़ा सा इम्ब्रेस करते हैं। ठीक है। अभी देखो एक और क्वेश्चन आता है कि अ, तुमको या किसी को भी अपना जो प्री कॉलोनियल जो कल्चर है, मतलब कॉलोनाइज होने से पहले जो कल्चर था, उसको रिक्लेम करना इतना जरूरी क्यों है। ठीक है। अभी देखो दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, कुछ लोग बोलते हैं कि जो कल्चर है, कल्चर नेचुरली इवॉल्व हो जाता है या मिक्स हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है। लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाते हैं। कौन सा पॉइंट भूल जाते हैं? कि कॉलोनाइजर्स ने नेटिव लोगों को बोला था कि तुम्हारा कोई सिविलाइजेशन नहीं था कॉलोनाइजेशन से पहले, तुम लोग बारबेरिक थे, तुम लोग सैवेजेस थे। ठीक है। अभी देखो दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री में कहा गया है, हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स ने नेटिव लोगों से कहा है कि तुम्हारा जो कल्चर है इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वो ना मतलब एक कॉलोनियल्स के अंदर एक अर्जेंसी है। किस चीज का अर्जेंसी है दोस्तों? कि उनको अपना कल्चर, अपना आइडेंटिटी को रिक्लेम करना है। ठीक है। वो अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहता है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से, और अपना नेशनल प्राइड को रिस्टोर करना चाहता है। ठीक है दोस्तों। अभी देखो, ये जो नेशनल प्राइड को रिस्टोर करना या अपने कल्चर को बचाना, इसको कहा जाता है नेटिविज्म या नेशनलिज्म। ओके। अभी देखो, एक नेटिविस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि कल्चर कल्चर दोस्तों ग्रेजुअली चेंज होता है। तो एक नेटिविस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना दोस्तों, कल्चर जो ग्रेजुअली चेंज होता है ना दोस्तों, वो अलग है। एंड कल्चर को कंप्लीटली कट ऑफ कर देना फोर्सफुली, वो अलग है। मतलब मैं समझा दूं आपको। देखो, कल्चर जो है हमारा, कल्चर ग्रेजुअली चेंज होता है, ये नेचुरल है, ये होगा ही। ये ये एक मतलब दिस इज कॉन्स्टेंट, चेंज होगा ही ऑब्वियसली। ठीक है। लेकिन कोई एक बाहर से कोई कॉलोनाइजर आ रहा है और बोल रहा है कि तुम्हारा कल्चर खराब है, तो ये तो एक काइंड ऑफ बैकड्रॉप हो गया ना। तो यही क्रिटिसाइज करता है नेटिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है दोस्तों। अभी आगे इस टॉपिक में क्या होता है, फेमिनिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रगल को थोड़ा सा मतलब इनके बीच में थोड़ा सा सिमिलरिटी दिखता है। कैसा दिखाता है मैं देखो बोलता हूँ आपको। देखो दोस्तों, ये दोनों क्रिटिसिज्म ऑपरेशन से रिलेटेड है। कैसे? वुमेन को मेल ने डोमिनेट किया और कॉलोनाइज लोगों को कॉलोनाइजर ने डोमिनेट किया। ठीक है। दोनों केसेस में जिनको डोमिनेट किया गया दोस्तों, उनको बोला गया कि तुम लेस वैल्यूएबल हो, तुमको पावर नहीं दूंगा, तुमको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं दूंगा। ठीक है।
इससे क्या होता है, इससे ना लोग लोग मतलब स्ट्रगल करते हैं अपना खुद का आइडेंटिटी बनाने के लिए। ठीक है, समझ रहे दोस्तों? अभी देखो दोस्तों, अभी देखो जो वुमेन पोस्ट कॉलोनियल थे, वो तो डबल बर्डन फेस करते हैं ना। क्यों, मैं आपको बोलता हूँ। देखो, फर्स्ट है कॉलोनियल ऑपरेशन। पहले तो उनको, क्योंकि तुम इंडियन हो, तुम ब्राउन हो, तुमको वैसे ही वो लोग ऑपरेस करेगा ब्रिटिशर्स। ऊपर से तुम महिला हो, तो तुमको मेन भी डोमिनेट करेगा। तो वुमेन की तरफ से सोच रहे हो दोस्तों, वो हमेशा ही डोमिनेट ही होती रही है, तो उनका सफरिंग है डबल। ठीक है, और वो मतलब क्रिटिक्स मानती है कि ये अभी भी चल रहा है। देखो, मतलब इंडिपेंडेंस तो मिल गया दोस्तों सारे कंट्रीज को, लेकिन वुमेन को अभी तक इक्वालिटी नहीं मिला। तो एक ऑथर है एन, तो बोलता है, देखो हाँ, वो कुछ फैक्ट्स प्रोवाइड करता है। कैसे फैक्ट? वो बोलता है कि जो वुमेन है ना दोस्तों, वुमेन इस देश का, इस दुनिया का 2/3 वर्क करता है। 2/3 वर्क करता है, ओके दोस्तों। लेकिन सिर्फ मतलब उनका जो इनकम है, वो है बस 10% ऑफ द ओवरऑल इनकम। मतलब इस दुनिया में 90% कमाई मर्दों को जाता है और बस 10% महिलाओं को। ठीक है, और इनफैक्ट दे ओन लेस देन 1% ऑफ द वर्ल्ड्स अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड्स प्रॉपर्टी, सॉरी दोस्तों, मतलब वर्ल्ड में जितना प्रॉपर्टी है, उनके पास उस मतलब 1% से भी कम है। ठीक है, तो वही बोलता है, इवन आफ्टर कॉलोनिज्म एंडेड, इक्वालिटी डिड नॉट कम, स्पेशली फॉर वुमेन। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अभी देखो, एक और एग्जांपल दिया गया है अफ्रीकन वुमेन्स का। तो देखो, बोला गया है अफ्रीकन वुमेन जो है, वो 65 से 80% ऑफ द एग्रीकल्चर फूड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों उनके पास अपना लैंड नहीं। ठीक है, जब बाहर के देशों से ना एड आता है, मतलब पैसा या टूल्स, तो वो बस मर्दों को दिया जाता है दोस्तों। किसको दिया जाता है? मर्दों को। ठीक है, वुमेन को इग्नोर किया जाता है इन एड प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है दोस्तों, समझ गए? आई थिंक आपको ये वाला पार्ट समझ में आ चुका हो दोस्तों, पार्ट टू। अभी सेकंड पार्ट में हम किसी और मतलब पोस्ट कॉलोनियल से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।